प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने जातीय समानता के बारे में जाना था। आज हम जानते हैं लिंग आधारित असमानता के बारे में, अर्थात लिंग पर आधारित जो असमानता है उसकी क्या स्थिति है। लिंग आधारित असमानता से अपना यह तात्पर्य है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव किया गया है वो लिंग आधारित असमानता। जब हम बात करते हैं लिंग आधारित असमानता की, तो सबसे पहले हम जानते हैं 1972 में अन ओकेल की एक पुस्तक आई, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। समाजशास्त्र में यह प्रथम महिलावादी व्याख्या थी जिसमें सेक्स और जेंडर को पृथक पृथक करके समझा गया। यौन भेद या सेक्स डिफरेंस से यह तात्पर्य है कि जो जैविकीय अंतर है स्त्री और पुरुष में उसको व्यक्त किया गया, जबकि जेंडर जो इनक्विलिटी है या लिंग असमानता है वो पूर्णतः सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। समाजशास्त्र का जो अध्ययन बिंदु है वो लिंग आधारित असमानता है, अर्थात जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी। स्त्री पुरुष के बीच में समाज ने, संस्कृति ने अपने मानकों, मूल्यों आदि के द्वारा जो अंतर किया उसे हम लिंग असमानता के नाम से जानते हैं। समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक या अन्य आधारों के आधार पर जो भेदभाव की स्थिति है उसे हम लिंग आधारित असमानता कहते हैं। जब हमने लिंग आधारित असमानता को समझ लिया तो अब हम इसके संदर्भ में जो प्रचलित अवधारणाएं हैं उनको जानें। पहली है उदारवादी अवधारणा। उदारवादियों का मानना है कि हमारे समाज की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसमें ही भेदभाव विद्यमान है, अर्थात बालक और बालिकाओं का जो सामाजिकरण किया जाता है उस सामाजिकरण की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो भेदभावकारी है। परिणामतः आगे चलकर पुरुष प्रधान समाज का निर्माण होता है और स्त्री अधीनता की स्थिति में चली जाती है। दूसरी हमारी जो अवधारणा है, दूसरा हमारा जो सिद्धांत है वो है मार्क्सवादियों का। मार्क्सवादियों का मानना है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और इस पुरुष प्रधान समाज के पीछे पूंजीवादी ताकतें हैं। पूंजीवादी ताकतों ने हमेशा एक वर्ग विशेष का शोषण किया है जिसे हमने सर्वहारा वर्ग या उत्पीड़ित वर्ग का नाम दिया। महिलावादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिला भी सर्वहारा की श्रेणी में है, अर्थात वंचित, शोषित, दमित की स्थिति में, अर्थात समाज में जानबूझकर महिलाओं का शोषण किया गया। ये मार्क्सवादी अवधारणा। और तीसरी है आमूल परिवर्तनवादी या रेडिकल चेंजेज थियरी। इन लोगों का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो समूल रूप से ही समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि इसका आधार ही वर्ग भेद है। एक वंचित, दमित का शोषण करना इसका आधार है, तो इस रूप में महिला भी वंचित, दमित और शोषित है। इस प्रकार से उदारवादी, मार्क्सवादियों और आमूल परिवर्तनवादियों ने अपने अपने ढंग से लिंग असमानता को समझा। अब हम आगे बात करते हैं भारतीय समाज के संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं सदियों से जो भारतीय समाज है वो पितृ प्रधान समाज रहा है। स्त्री को यहाँ सदैव ही दोयम दर्जा दिया गया है या सेकंड सिटीजन के रूप में संबोधित किया गया है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्त्री पुरुष की समानता की बात कही है, चाहे वो कानून के समक्ष समानता हो, चाहे सामाजिक समानता हो, चाहे नागरिक समानता हो या नौकरियां प्राप्त करने के संदर्भ में हो।
प्रत्येक जगह महिला को समानता का अधिकार दिया गया और जहां जहां आवश्यकता हुई हमने महिला को विशेष संरक्षण भी उपलब्ध करवाया। अब हम देखते हैं भारतीय समाज में किस किस रूप में महिला के साथ लिंग आधारित असमानता। पहला, सामाजिक सांस्कृतिक असमान। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, उसकी जो मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, मानदंड हैं और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, उसने महिलाओं को सदैव ही दोयम दर्जा प्रदान किया। दूसरा, स्थान, वंश और सत्ता के आधार पर लिंग असमानता। स्थान के आधार पर जब हम बात करते हैं तो एक लड़की विवाह के बाद अपना पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर आती है। जब ससुराल में आती है तो उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये स्थान आधारित भेदभाव। वंश आधारित, वंश नाम की जो हमारी परंपरा है, हम पितृवंशीय हैं। हिंदू सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें पितृवंशीय व्यवस्था है, अर्थात पिता के बाद वंश का नामकरण पुत्र के आधार पर होता है। तीसरी, सत्ता के आधार पर। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, अर्थात सत्ता का जो केंद्र बिंदु है वो माता या लड़की ना होकर पिता और पुत्र होता है। तीसरा जो आधार है, भोजन के आधार असमान। बहुत से अध्ययनों से यह साबित हुआ है और ये सामान्य व्यवस्था भी रही है हिंदू सामाजिक दृष्टिकोण से कि पुरुष पहले भोजन करता है परिवार में और स्त्रियां बाद में भोजन करती। यहां एक गहरा लिंग आधारित भेदभाव दिखाई देता है। दूसरा, वृद्धावस्था, बीमारी या फिर अन्य स्थितियों में भी सामान्यतः महिलाओं को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। कन्या भ्रूण हत्या। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पुत्र को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यहां तक कहा गया कि बिना पुत्र के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इस कारण अक्सर कन्या भ्रूण हत्याएं होती है, अर्थात कन्या को जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। अगली जो आधार है, पारंपरिक अपेक्षाएं और लिंग असमानता। पारंपरिक यानी परंपराओं के अनुसार कुछ अपेक्षाएं चल रही हैं सामाजिक व्यवस्था के अंदर। समाज में अपेक्षा की जाती है कि पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए लड़की को जन्म ही नहीं होने दिया जाता। या फिर हम करें कि पिंडदान, पुत्री करें तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी जो हमारी मान्यताएं हैं ये लिंग असमानता को और बढ़ावा दे रही है। अगला है दहेज। लिंग असमानता में दहेज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लड़की पक्ष द्वारा या वधु पक्ष द्वारा विवाह के समय वर पक्ष को नकदी, गहने, वस्त्र या अन्य जो भी वस्तुएं हैं वो दी जाती हैं, दहेज की श्रेणी में आती हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में दहेज एक बहुत बड़ा कारक है और आए दिन दहेज हत्याएं भी इसको लेकर हमें देखने को मिलती है। अगला है बाल विवाह। बालिकाओं का छोटी आयु में ही विवाह कर देना। कानूनी दृष्टि से 18 वर्ष की कम आयु की लड़की का जो विवाह किया जाता है वो बाल विवाह की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस कारण अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो महिलाओं को उठानी पड़ती हैं। सामाजिकरण और लिंग भेद हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से की जाती है, जैसे छोटी बच्ची को गुड़िया लाके दी जाती है जबकि बच्चे को पिस्तौल लाके दी जाती है। तो उस गुड़िया की तरह ही एक लड़की में कोमल भावनाएं विकसित होती है, जबकि एक लड़के में पिस्तौल का भाव अर्थात साहसी करने का भाव विकसित होता है। तो हमारी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं भेदभावकारी है। शिक्षा और लिंग असमानता। आज भी यदि हम देखें तो हमारे समाज में जो शिक्षा का स्तर है विशेष रूप से महिलाओं में बहुत ही कम है। बहुत से अध्ययन बताते हैं कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन 25% के आसपास है, लेकिन यदि महिला लिहाज से उसको देखा जाए तो वो बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और जेंडर डिफरेंस में एक कोरिलेशन स्थापित करता है।
संचार माध्यम और लिंग असमानता। संचार के जो माध्यम है, मूवीज हैं, उनमें महिलाओं को एक गृहिणी के रूप में दिखाया जाता है या अश्लील चित्रण किए जाते हैं। तो इस प्रकार से लिंग भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में असमानता, यदि हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो एक गहरी असमानता है। गृहिणी के रूप में एक स्त्री पूरे दिन घर का कामकाज करती है, लेकिन उसे कभी भी रोजगार में शामिल नहीं किया, राष्ट्रीय सकल उत्पादन में उसको शामिल नहीं किया, जीडीपी में उसके योगदान को जोड़ा नहीं गया। इस प्रकार से जो अनपेड लेबर है, यानी बिना कीमत चुकाए जो मेहनत महिलाएं कर रही हैं, वो सबसे बड़ी लिंग आधारित असमानता है। रोजगार में आज महिलाओं की भागीदारी 22.5% के आसपास है, जबकि यही बात जब सकल करेंगे तो 39% के आसपास भारत में रोजगार भागीदारी की दर है। यानी महिलाओं के साथ बहुत बड़ा भेदभाव इस स्तर के ऊपर किया गया है और उनकी पूरे दिन की जो गतिविधियां हैं उनको कभी श्रम में जोड़ा नहीं गया, राष्ट्रीय उत्पादन में उनको जोड़ा नहीं गया है। तो इस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में महिलाओं के साथ असमानता की गई है। ये सारी जो चीजें हैं वो लिंग आधारित असमानता को व्यक्त करते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए? प्रिय विद्यार्थियों, हमें आवश्यकता है कि लिंग आधारित जो असमानता है उसको हम समूल से नष्ट करें, ताकि न केवल हमारा वर्तमान बल्कि हमारे जो भविष्य की जो पीढ़ियां होंगी वो सशक्त होंगी, समृद्ध होंगी। और जब तक महिलाएं सशक्त और समृद्ध नहीं होंगी, किसी राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमें आवश्यकता है कि समाज में लिंग आधारित जो भेदभाव की प्रक्रिया है, लिंग आधारित भेदभाव की जो परंपराएं हैं, उन सबको समाप्त किया जाए और एक समतामूलक समाज की स्थापना की जाए। धन्यवाद।